गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT 365 जो कि इन्वायरमेंट मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड यहाँ पे हमारी टॉपिक है जो कि पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में हम लोग देखने वाले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन में देखेंगे कि न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स लाया गया है कोल एंड लिग्नाइट के लिए। उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे एंड WHO की जो एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देखेंगे एंड देन पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि एयर पोल्यूशन की है। इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि विजन आइज की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपकी 2 कंप्लीट हो गई है, तीसरी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन की फर्स्ट टॉपिक जो कि है न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। वैसे थर्मल पावर प्लांट में ये आपका रूल्स अप्लाई होगा जहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है या फिर लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। फाइन। तो अभी देखते हैं कि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे जो फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन डेडलाइन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया फॉर थर्मल पावर प्लांट में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनल्टीज़। यानी कि जो अगर नॉन कंप्लायंस के साथ चल रहे तो उनके ऊपर अब यहाँ पे पेनल्टीज़ भी लगेंगे वैसे थर्मल प्लांट में। तो देख लेते हैं कि मेजर मोड्स क्या है। फ्लाई यहाँ पे जो आपका ऐश यूटिलाइजेशन हुआ है 2019-20 में, तो इसका मेजर मोड क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26% जो है वो आपका यहाँ पे सीमेंट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 17% यहाँ पे आपका अनयूटिलाइज्ड फ्लाई ऐश है। देन यहाँ पे रिक्लेमेशन है, लो लेइंग एरिया है। माइन फाइलिंग आप देखोगे यहाँ पे 5% है। ब्रिक्स और टाइल्स में 9% है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है कि मेजर मोड्स कहाँ से ये ऐश यूटिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे देश में फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश ये है क्या। देखिए जो कोल बेस्ड यहाँ पे पावर जनरेट किया जाता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल कर आता है जिसको हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश से रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि ये कोल तो देखिए हर साल पूछा जाता है और उससे रिलेटेड जो कुछ भी होते हैं तो वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी देखिए जैसे कि यूटिलाइजेशन जो है इसकी एक्सटेंड कर दी गई है डेडलाइन, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस बार भी आपसे ये पूछा जाए। तो फ्लाई ऐश क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। जितने भी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जो पावर जनरेशन होती है कोल बेस्ड से, तो यहाँ पे जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। ये फाइन पाउडर होती है, बहुत ही ये आपको एकदम फाइन पार्टिकल्स में ये आपको पाउडर देखने को मिलेगा जिसमें कुछ सिलिका ऑक्साइड्स के भी अमाउंट होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड्स होते हैं। साथ ही इसमें आपके आर्सेनिक, बोरोन और क्रोमियम लीड भी होते हैं, जिसके कारण आप देखो कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन भी होती है, वाटर पोल्यूशन भी होती है। अगर ये लैंड के साथ डिकम्पोज हो जाए तो फिर इस तरीके का डिस्पोज हो जाए तो फिर इस तरीके की आपको पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। लो ग्रेड अगर हम लोग देखें हमारे इंडियन ऑयल की, अगर इंडियन कोल की अगर हम लोग बात करें तो हमारी कोयला जो हमारे देश की होती है जिसको हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो उस हिसाब से नहीं है जो कि हमारे थर्मल पावर प्लांट या फिर पावर जनरेशन के लिए जो नीडेड होती है उस क्वालिटी को ये मीट नहीं करती है। तो दैट्स वाई हमारे देश में जितना प्रोडक्शन होता है कोयले का उतने ही हम लोग कोयला जो है इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों से। तो जो लो ग्रेड की इंडियन कोल है इसमें ऐश कंटेंट आप देखोगे 30 to 40% है। अगर वही हम लोग जितना इंपोर्टेड कोल है उसमें आपका 10 to 15% है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ की जो कोल की जो यहाँ पे क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, तो इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है जिसके कारण पोल्यूशन ज़्यादा होती है। और जो हम लोग कोयले बाहर से मंगाते हैं उसमें ऐश कंटेंट कम होती है, तो इससे पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, नियरली अगर 55% हम लोग अपनी टोटल पावर प्रोडक्शन की बात करें जो कि कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, तो इस फ्लाई ऐश जो जनरेशन होती है ना हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है मुझे लगता है मैक्सिमम है थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल बेस्ड ही है और लिग्नाइट बेस्ड ही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ जो है एयर पोल्यूशन बहुत भर के होती है। 83% जो फ्लाई ऐश है वो यूटिलाइज़ हो चुकी है जैसा कि बताया जा रहा है। तो कहाँ यूटिलाइज़ हुआ है यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि अब कहा जाता है कि ये जो फ्लाई ऐश है, ये जो फाइन पार्टिकल्स है, ये आपका जो पाउडर है ये हवा में उड़ता है और ये इससे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होते हैं।
तो इसको क्या है ना कि यूटिलाइज़ कर लेना है इसको किसी न किसी एरिया में। जैसे सीमेंट प्रोडक्शन में हम लोग फ्लाई ऐश को यूटिलाइज़ कर लिए, यहाँ पे ब्रिक्स और टाइल्स बनाने में यूटिलाइज़ कर लिए, जो रोड फ्लाईओवर्स है उसमें बनाने में हम लोग इसको इस्तेमाल कर लिए। तो इससे क्या होगा कि फ्लाई ऐश जो है हमारे एयर और वाटर में नहीं होगा, जिससे कि पोल्यूशन हमारे देश में कम होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप कहा जा रहा है ऑन पेपर कि 83% जो फ्लाई ऐश है ये यूटिलाइज़ हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ द जो है वो और भी यूटिलाइज़ करना बाकी है। अब देखते हैं जो न्यू नोटिफिकेशन लाया गया है इसमें क्या हाइलाइट्स है। इसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट जो फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन इशू किया गया था वो 1999 में किया गया था, और उस समय ये कहा गया था कि 100% जो है फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन हमारे देश में अगले 10 साल में हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि 2009 में हो जाना चाहिए। बट आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, बट अभी तक इसकी 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो करंट नोटिफिकेशन है इसका ये एम यही है कि जो ऑब्जेक्टिव है 100% यूटिलाइजेशन का वो 3 से 5 साल में हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो शॉर्टर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन साइकिल है, आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है उसमें थर्मल पावर प्लांट को अलाउ किया गया कि फुल्ली यूटिलाइज़ करना जो फ्लाई ऐश है उसको 4 ईयर साइकिल में पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से एक मैनर फेज़ में इसको यूटिलाइज़ कर लेना है। और जो न्यू पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि 3 ईयर साइकिल जो है इसके थ्रू आप देखो कि 30 साल में 100% यूटिलाइजेशन कर लेना है। साथ ही अगर हम लोग देखें लीगेसी फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, तो जो प्रोग्रेसिव यहाँ पे यूटिलाइजेशन है लीगेसी फ्लाई ऐश का, इसको एक्सटेंड किया गया है बाय अनदर 10 ईयर, यानी कि अगले 10 साल तक और भी यहाँ पे आपका एक्सटेंड किया जाएगा फ्लाई ऐश, जिसमें कि आप देखो जो भी अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हुआ है और कंसिक्वेंटली ये अभी एक्यूमुलेटेड होते जा रहा है, तो इसको हम लोग लीगेसी ऐश कह रहे हैं। यानी कि ऐसे फ्लाई ऐश मान लीजिए कि 6 महीना में फ्लाई ऐश जो है वो आपका निकलते जा रहा है और उसको जो है हम लोग एक्यूमुलेट करके रखते आ रहे हैं, उसका अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसको लीगेसी फ्लाई ऐश कह रहे हैं। और जिसको हम लोग अभी तक स्टोर करके रखे हैं उसका यूटिलाइज़ नहीं हुआ है, तो उसको अगले 10 साल में पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर देना है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही पॉल्यूटर पेज यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसका भी इंट्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि फ़ाइन लगाई जाएगी पर टन, यानी कि जितने लोग जो है जितने थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लाई ऐश यूटिलाइज़ नहीं हुआ है उसके पर टन में जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पे फ़ाइन लगाई जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लांट इस चीज़ को कंप्लाइंस नहीं करते हैं। एटलीस्ट 80% ऐश यूटिलाइजेशन एनुअली करना है और 3 साल में करना है 80%। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन कंप्लाइंग जितने भी पावर प्लांट है वो अगर यहाँ पे ऐश प्रोड्यूस करे है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एजेंसीज़ को जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हैं, यानी कि मान लीजिए कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसके 300 किलोमीटर रेडियस में विथ ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आपका जो है जो भी यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा ये आपका फ्लाई ऐश, और ये जो तो यहाँ पे जो भी फ्लाई ऐश यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड है, तो कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे पावर प्लांट अगर उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि कहा गया कि 80% तक आपको 1 साल में या 3 साल में यहाँ पे कंप्लीट करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है, और यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी के तौर पे क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ पे 300 किलोमीटर रेडियस में जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे वो ऐश जो है उनको प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे 300 किलोमीटर्स का जो भी यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो सब बियर किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, तो ये भी एक पेनल्टी का ही पार्ट है। ठीक है, साथ ही रोल ऑफ यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी कहा गया है कि जो चेयरमैन है कंट्रोल बोर्ड का, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एग्जामिन करेंगे, रिव्यू करेंगे और रिकमेंड भी करेंगे जो इको फ्रेंडली तरीका होगा फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का। साथ ही अगर यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इनके पास रियल टाइम डेटा भी है ऐश अवेबिलिटी का। फाइन, अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो इसको यहाँ पे प्रपोज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। यहाँ पे जो इशू है एयर पॉल्यूशन का उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एक तो आप देख रहे हो कि एयर पॉल्यूशन का जो इशू है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट से तो हम लोग देख ही रहे। इसके अलावा आप जानते हो कि फार्मर्स जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं। स्टबल बर्निंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखते हो कि जो पूरी तरीके से खेत होते हैं, खेत में हार्वेस्टिंग के बाद जो बाई प्रोडक्ट बच जाते हैं उस बाई प्रोडक्ट को ओपन गार्डन में वो जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। ओपन गार्डन में जलाने से क्या होता है कि वो पूरी तरीके से जो वो जलता है तो एयर पोल्यूशन उससे होती है। नियर बाई आप देखो कि पंजाब हरियाणा की जो नियर बाई सिटी है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें कही गई है कि जो स्टबल है उसको बर्न नहीं करना है, बाई प्रोडक्ट जो जितने भी हार्वेस्ट किए जाते हैं क्रॉप के हैं उनको बर्न नहीं करना है। उनको यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक तो यहाँ पे पूसा डिकम्पोज़र लाया गया है। पूसा डिकम्पोज़र एक टैबलेट टाइप का है, उसको अगर पूरे गार्डन उसको अगर पूरे फील्ड में अगर छिड़क दो तो वो अपने आप जो है डिकम्पोज हो जाएंगे जितने भी स्टबल है।
सेकंड होता है कि हैप्पी सीडर है, हैप्पी सीडर मशीन लाकर जो है पूरी तरीके से उसको साफ़ कर देना है, जिससे कि जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें कही जा रही है कि सबसे पहले जो स्टबर बर्निंग की जाती है फार्मर, उनके कारण भी एयर पॉल्यूशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। तो इसको यहाँ पे अब एड्रेस किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, और जो कार्बन फुटप्रिंट भी है थर्मल पावर जनरेशन से, तो उसको भी कम करने की बात की जा रही है। एक बार अगर लॉन्च हो गया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो लेवल ऑफ को फायरिंग है यहाँ पे ये आपका जो है इंक्रीज़ होगा, यानी कि जो कंबशन हो रहा है टू डिफरेंट फ्यूल, वो भी सेम कंबशन सिस्टम में, जो कि आज के डेट में 5% है, ये हाई लेवल ऑफ कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन बाय टीपीपी। तो ये इससे क्या होगा, तो दो तरीके के जो यहाँ पे डिफरेंट फ्यूल है उनकी यहाँ पे क्या होगी, कंबशन भी जो है सेम कंबशन सिस्टम में होगी। फिर आप देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे जिस तरीके का हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो उसके बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी। ओवरकम किया जाएगा जो कॉन्स्टेंट है, यानी कि सप्लाई चेन जो बायोमास का हो रहा है उसमें ओवरकम किया जाएगा एग्रो रेसिड्यू का भी, साथ ही जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अप टू पावर प्लांट तक, साथ ही रेगुलेटरी जो इशू है, यानी कि जो बायोमास CO यहाँ पे फायरिंग हो रही है उसमें जो रेगुलेटरी इशू है इसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है यहाँ पे CO फायरिंग बायोमास का, वो भी कोल बॉयलर्स में। तो इसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे CO फायरिंग होगा, तो ये जो को फायरिंग है ये डायरेक्ट को फायरिंग होगा। कहने का मतलब है कि जो बायोमास है और कोल है उसको सेम फर्नेस में ही यहाँ पे बर्न किया जाएगा। तो बायोमास क्या होता है, बायोमास कुछ प्लांट बेस्ड टाइप के मटेरियल होते हैं जिससे हीट जनरेशन होती है, ठीक है। और कोयला है, कोयले से भी हीट जनरेशन होती है, पावर जनरेशन होती है। तो ये को फायरिंग कहा जा रहा है कि जो लेवल ऑफ को फायरिंग है ये इंक्रीज़ होगा, यानी कि यहाँ पे सेम कंबशन सिस्टम में आप देखो 2 डिफरेंट तरीके के फ्यूल को यहाँ पे बर्न किया जाएगा। तो ये एक बेटर है, यहाँ पे बेटर हेल्प हो पाएगा। साथ ही इनडायरेक्ट को फायरिंग भी होगी। इस कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो कि जो सॉलिड बायोमास है इसको कन्वर्ट किया जाएगा क्लीन फ्यूल गैस में, और यहाँ पे बायोगैस जो गैसीफायर है उसको यूज़ करके। साथ ही आप देखो कि सेम फर्नेस में जैसे कि कोयले को जलाया जाता है उसी तरीके से गैस को भी बर्न किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे पैरेलल को फायरिंग भी है, यानी कि ये भी पॉसिबल है कि हम लोग कम्प्लीटली जो सेपरेट यहाँ पे बायोमास बॉयलर है उसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कि अलग से जो बायोमास यहाँ पे बॉयलर है उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे इन एडिशन टू कन्वेंशनल जो बॉयलर है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि जो नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास है, कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है अब उसमें कहा जा रहा है कि बायोमास का यूज़ करना है। तो बायोमास क्या होता है, प्लांट बेस्ड मटेरियल होते हैं जिससे कि हमारा पावर और हीट जनरेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे जो है हमारी जो इमिशन है वो कम हो पाएगी, हमारी पॉल्यूशन कम हो पाएगी, इको फ्रेंडली ये आप कह सकते हो एक तरीके से, फाइन। तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अगर NCR वाले रीजन में देखें, और जो एडजॉइनिंग एरिया बिल है 2021 ये भी रिसेंटली पास हुआ है। तो देखिए इसमें क्या बातें कही जा रही है इसको समझते हैं। इस कमीशन का फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, NCR वाला रीजन है, या फिर इससे एडजॉइनिंग एरिया जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP है, तो इन सारे एरिया में एयर क्वालिटी को देखना, एयर क्वालिटी की जो प्रॉब्लम है कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है उनको यहाँ पे देखना। साथ ही आप देखो कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इस कमीशन के द्वारा ही डायरेक्ट किया जाएगा कि किसकी ऑर्डर यहाँ पे प्रिवेल होगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का होगा, CPCB का होगा, तो ये बताया जाएगा। कंपोजिशन देखें तो इस कमीशन में आपके चेयरमैन होंगे और चेयरपर्सन जो होंगे वो यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के ही ऑफिसर होंगे। साथ ही फुल टाइम मेंबर होंगे और 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर होंगे, 3 मेंबर जो कि NGOs वगैरह से होंगे। पावर ऑफ कमीशन की बात करें तो इस कमीशन का क्या पावर है कि उस सारे एक्टिविटीज़ को रोका जाएगा जिससे कि एयर क्वालिटी इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है तो वो सारे एक्टिविटीज़ को रोकने का काम किया जाएगा। साथ ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और रिसर्च वगैरह भी कंडक्ट की जाएगी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पे कोड्स और गाइडलाइंस भी प्रिपेयर किया जाएगा कि कैसे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। साथ ही डायरेक्शन भी इशू किया जाएगा ऑन मैटर जिसमें कि इंस्पेक्शन वगैरह है या फिर रेगुलेशन वगैरह है जो कि बाइंडिंग है आपका कंसर्न पर्सन या फिर अथॉरिटी का, तो वो सारा काम इनके तहत किया जाएगा। पेनल्टी कहा गया है कि अगर इस बिल में जो भी प्रोविज़न है और इस कमीशन के द्वारा कोई भी ऑर्डर या डायरेक्शन दिया जाता है तो इसको पनिशेबल माना जाएगा अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए यहाँ पे पनिशेबल होगा और फाइन भी देना होगा 1 करोड़ रुपीज़ तक। तो आप देख सकते हो कि दोनों काम किया जाएगा कि 5 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट है, जेल का भी यहाँ पे पनिशमेंट है और 1 करोड़ रुपीज़ भी यहाँ पे देना होगा। साथ ही ये बिल जो है यहाँ पे उन किसानों को बाहर रखा है, यानी कि इस तरीके का जो पेनल्टी है ये एक पेनल्टी हमारे किसानों को नहीं लगेगा। और अगर कमीशन की कोई ऑर्डर है और वो ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, इसके अगेंस्ट में अगर अपील करना है तो अपील कहाँ करना होगा, तो ये है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आपको ये बतानी है कि हमारे संविधान में जो ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट है क्या वो स्टार्टिंग से है या बाद में आया है। अगर स्टार्टिंग से है तो किस आर्टिकल के तहत है, और अगर बाद में इसको ऐड किया गया है तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है और कौन कौन आर्टिकल में इसको ऐड किया गया है।
सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आंसर में देना है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी फॉर फुल टाइम मेंबर, तो ये जो कमेटी है इसको हेड किया जा रहा है मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे। कुछ और भी स्टेप्स लिया जा रहा है हमारे देश में, जिससे कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसको टैकल करने के लिए। तो GRAP भी आपने देखा होगा, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। तो रिसेंटली कुछ स्टेट है जैसे कि एनसीआर वाले रीजन है, उसमें डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में इमरजेंसी कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। अगर यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे जो है कब एयर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में हेवली पॉल्यूटेड हो रहा है, बहुत ही भयंकर तरीके से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अगर हम लोग MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखें, जहाँ पे यूनियन यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा 2017 में नोटिफाई किया गया, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या है कि बहुत सारे मेजर्स रखा गया है, जैसे कि स्कूल बंद कर दिया जाता है। बहुत अगर एयर पॉल्यूशन बहुत हद से ज़्यादा आप देखो कि एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो बच्चों को बाहर निकलने से रोका जाता है, जिससे कि स्कूल बंद हो जाते हैं। ऑड इवन रोड स्पेस जो है ये आपका स्टार्ट हो जाता है कि एक दिन ऑड डेज़ के दिन ऑड नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो रोड पे आएंगे, इवन डेज़ के दिन इवन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो रोड पे आएंगे। तो इस तरीके का भी काम किया जाता है। साथ ही आप देखो कि जो डिफरेंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरी है उसके ऊपर ये बेस्ड है, और इसमें आपका देखा जाता है कि एयर क्वालिटी मॉडरेट है या फिर पुअर है या फिर वेरी पुअर है या फिर सिवियर है या फिर इमरजेंसी केस में है। तो इस तरीके से टैकल किया जाता है कि एयर क्वालिटी कैसी है। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें तो इसमें 4 स्टेज है। पहले स्टेज में देखा जाता है कि मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर, जिसमें ये देखा जाता है कि पार्टिकुलेट जो मैटर है 2.5 ये आपका कैसा है, इससे ऊपर है या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब कि ये है कि नहीं है। साथ ही इसमें क्या है कि बैन किया जाता है अगर मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी हो गया, तो इसमें जो फायर क्रैकर है, जैसे कि आप हमेशा देखते हो कि नवंबर मंथ में, अक्टूबर से नवंबर जब दीपावली का समय होता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ जाती है कि फायर क्रैकर पे बैन लगाना है, यानी कि पटाखे नहीं जलानी है। साथ ही यहाँ पे जो व्हीकल है जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है उस पर भी रेस्ट्रिक्शन होती है, स्क्रूटनी बढ़ जाती है। अगर सेकंड स्टेज में कहा गया है कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी है, यानी कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 है और पर्टिकुलर मैटर 10 है, इसको देखा जाता है, तो डीजल जनरेशन में यहाँ पे बैन लगा दिया जाता है। पार्किंग फ्री कर दिया जाता है 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे आपका जो यूज़ है कोल और फायरवुड का वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, और लोगों से ये अर्ज किया जाता है कि जो भी रेस्पिरेटरी या कार्डिक प्रॉब्लम है वो घर पे ही रहे, वो बाहर नहीं निकले। स्टेज 3 में है कि अगर यहाँ पे सीवियरली पॉल्यूटेड एयर क्वालिटी हो जाती है, तो यहाँ पे आपका जो है PM 2.5 और PM 10 को यहाँ पे देखा जाता है, जो यहाँ पे आपका सर्टेन लेवल से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रीक्वेंसी है रोड क्लीनिंग का ये इंक्रीज़ हो जाती है कि रोडों को साफ़ किया जाता है, वाटर स्प्रिंकल किया जाता है जिससे कि एयर पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। साथ ही जो ब्रिक्स यहाँ पे किल्स है, यानी कि ईंट बनने वाले जितने भी इंडस्ट्री फैक्ट्री उसको बंद कर दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है दिल्ली NCR वाले रीजन में उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। वहीं अगर फोर्थ स्टेज अगर इमरजेंसी वाली प्रोविज़न आ गई, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि जो ट्रक्स वगैरह दूसरे स्टेट से जो इंटर करते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। साथ ही हॉल्ट कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो ऑड इवन रोड स्कीम है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसके तहत, जिसमें कि ये चीज़ें देखी जाती है कि अगर मॉडरेट है तो क्या करना है, वेरी पुअर है तो क्या करना है, इमरजेंसी केस है तो क्या करना है। ठीक है, ये एयर क्वालिटी को मेजर करके यहाँ पे इस तरीके का स्टेप्स लिया जाता है। फिर है कि ISRO प्रोटोकॉल है कि यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग डेटा है उसको ट्रैक करना है। तो ISRO के द्वारा आप देखो कि सैटेलाइट के थ्रू जो है यहाँ पे ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया गया है कि स्टबल बर्निंग कितने और कैसे हो रही है। तो अगर हम लोग देखें हार्वेस्टिंग सीज़न के आगे, तो कमीशन के द्वारा दिल्ली और इसके एडजॉइनिंग जो स्टेट है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, इनसे ये पूछा गया है कि एक यूनिफॉर्म एडॉप्शन इंश्योर करें और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि ISRO के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग जो यहाँ पे की जा रही है उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो यहाँ पे सैटेलाइट डेटा के थ्रू इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी ISRO के द्वारा यहाँ पे प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है ना, ये हमारे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये सारे स्टेट्स जो है वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेटर पिक्चर भी यहाँ पे मिलेगा ग्राउंड रियलिटीज़ का। इट मीन्स कि जो कहा जाता है कि नहीं यहाँ पे स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनकी भी डेटा अब यहाँ पे छुप नहीं पाएगी, सैटेलाइट इमेज जो है इन सारे एरिया को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बैंड फायर क्रैकर है एंड ई ग्रीन क्रैकर है।
एक तो आप देखते हो कि जो क्रैकर है दीपावली के टाइम में, तो ऐसा है नहीं कि लोग यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो बैन तो नहीं हो सकता, लोग जो है दीपावली में पटाखे जलाएंगे ही, इवन स्पेशली बच्चे तो जलाएंगे ही। तो यहाँ पे बैन करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। बेटर सोल्यूशन होता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव इसका फाइंड आउट करना। तो ऑल्टरनेटिव यही है कि ई ग्रीन क्रैकर यहाँ पे लेकर आना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के जजमेंट में कहा गया था कि जो फायर क्रैकर बैंड मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री को बैन करना है जो कि यहाँ पे फायर क्रैकर बनाते हैं, बेचते हैं और जॉइंट फायर क्रैकर यूज़ भी करते हैं, जिससे कि एयर, नॉइज़ और सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे राइज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जो केमिकल्स है उसको बैन किया गया है फायर क्रैकर्स के कंपोजिशन में। जैसे कि आप देखो कि जो पटाखे होते हैं उसमें बेरियम होता है, तो बेरियम को यहाँ पे बैन किया गया है, लिथियम को बैन किया गया है। जिससे आप देखते हो कि पटाखे जलते हैं तो ग्रीन, रेड, येलो इस तरीके के डिफरेंट कलर्स और स्पार्कल्स देखने को मिलते हैं ना, वो बस केमिकल के कारण होते हैं और वो केमिकल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए यहाँ पे बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ग्लिटर्स वगैरह जो होती है, लीड, मरकरी, स्ट्रॉन्शियम, ये सारी चीज़ों को बैन किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी अलाउ किया गया है कि जो मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स के लिए ही होना चाहिए और इम्प्रूव्ड क्रैकर्स के लिए यहाँ पे होना चाहिए। जिससे कि आप देखो कि सेफ वाटर और एयर स्प्रिंकल्स होता है, जिससे कि कम साउंड और लाइट भी कम हो। आप देखते हो कुछ क्रैकर्स जो है उनकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय जो दीपावली का टाइम होता है उस समय इतने पटाखे जलते हैं जिससे कि जो हार्ट पेशेंट हो गए, और जो रिस्पिरेटरी वाले पेशेंट हो गए, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब थोड़ा ग्रीन क्रैकर्स के बारे में समझिए। एक्चुअली ये लेस पॉल्यूटिंग रॉ मटेरियल से बनते हैं। जैसे अभी मैं बताई कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि आपको रंग बिरंगे कलर्स देखने को मिलते हैं, स्पार्कल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब बेसिकली आप देखो कि पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स है उसको नहीं यूज़ करना, तो यहाँ पे लेस पॉल्यूटिंग रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। उनके जो केमिकल फार्मूला है वो इंश्योर किया जाता है कि जो पर्टिकुलर इमिशन होगा एटमॉस्फेयर में वो कम होगा। ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो इसको रिसर्च और डेवलप किया गया है CSIR नेरी के द्वारा। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन क्रैकर है, इसमें भी आपका कैटेगराइज किया गया है और मेजोरिटी आप देखो कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ग्रीन क्रैकर है, स्वास, स्टार एंड सफल। स्वास कहने का मतलब है कि सेफ़ वाटर रिलीज़र है ये, और स्टार है सेफ़ थर्माइट क्रैकर है ये, फिर सफल है सेफ़ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर्स है ये, ठीक है। तो ये आपका जो स्वास, स्टार और सफल है, ये तीनों ध्यान रखना है। फिर है पूसा बायोडिकम्पोजर, दिस इज़ व्हाट जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो ये आपका आईकार के द्वारा डेवलप किया गया है। ये लो कॉस्ट है, माइक्रोबियल बायो एंजाइम सोल्यूशन है, जिसके द्वारा जितने भी क्रॉप रेसिड्यू बच जाते हैं, यानी हार्वेस्ट के बाद जो भी यहाँ पे रेसिड्यू बच जाते हैं उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है इनके द्वारा। और जो पैडी क्रॉप्स है वो भी आप देखो कि डिकम्पोज हो जाते हैं 15 से 20 दिन में। ये पूसा डिकम्पोजर जब इसको हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं, ये अगर हम लोग देखें तो इससे एडिशनल मैन्योर भी प्रोवाइड होता है, यानी कि जितने भी डिकम्पोज्ड स्टबल है उनसे उनमें अगर आप देखो तो पूसा बायो डिकम्पोजर जब यहाँ पे डालते हो तो उससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपका मैन्योर निकल कर आता है, जिससे कि सॉइल क्वालिटी जो है ना वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो जलाने से बेकार हो जाता है सॉइल क्वालिटी भी, आप देखो कि अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो भी यहाँ पे बर्बाद हो जाती है, फर्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। तो बेटर है कि यहाँ पे पूसा बायो डिकम्पोजर इस तरीके का बनाया गया है। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो टॉप है इमिशन रिलेटेड, जो जैसे कि क्रॉप बर्निंग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम लोग पूरे टॉप में हैं। तो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है क्लाइमेट टेक स्टार्टअप जो ब्लू स्काई एनालिटिक्स है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल कोएलिशन क्लाइमेट ट्रेस का भी पार्ट है। तो क्लाइमेट ट्रेस जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन को एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट हाई रेजोल्यूशन और नियर रियल टाइम एमिशन डेटा को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे आपका एयर क्वालिटी की बात। आप देखते हैं कि WHO के द्वारा भी एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड दिया गया है। तो पहली बार आप देखो फर्स्ट एवर जो है अपडेट किया गया है 2005 से, और जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड है उसको टाइट करने की बात की गई है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1987 से WHO के द्वारा पीरियोडिकली इशू किया जाता है कि हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जो कि यहाँ पे जितने भी आप देखो कि यहाँ पे सरकार को असिस्ट किया जाता है, सोशल सोसाइटी को असिस्ट किया जाता है कि ह्यूमन एक्सपोजर जो एयर पॉल्यूशन है एटलीस्ट इसको कम करें। जैसे लोग अगर बाहर निकलते आप देखे होंगे जब एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो उसके बाद जब बाहर भी निकलते हैं तो आइज़ में जो है वो इरिटेशन होती है, सांस लेने में नहीं बनता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बाहर जाना कितना प्रॉब्लम हो जाता है। तो WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है इसमें लास्ट पब्लिश किया गया था 2006 में। तो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है जिसमें आप देखोगे कि बेसिकली यहाँ पे रहता है कि जो एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट अगर हम लोग देखें एयर पॉल्यूशन के कारण तो उसका क्या एविडेंस है, यानी कि उसके साक्ष्य को यहाँ पे देखा जाता है और फिर ये इंक्रीज़ भी होता है। यानी कि इस तरीके का अगर पीरियोडिकली मैनर में अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट वगैरह करें देखें तो इससे पता चलता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पॉल्यूटेंट्स कौन कौन है, PM 2.5 है, PM10 है, O3 है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो एवरेजिंग टाइम जो है एनुअल देखा जाता है, एक साल में 24 आवर्स में, फिर एक साल में 24 आवर्स में, तो इस तरीके से देखा जाता है। 2005 का डेटा है और 2021 की यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ गए, वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग देखें कि एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट इन इंडिया और कंपैरिजन अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करें, तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ कौन सी बॉडी है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिनके द्वारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है वो 1984 से चलाया जा रहा है। और ये जो नेटवर्क है इसमें आप देखो 804 ऑपरेटिंग स्टेशन है, जिसमें कि 344 सिटीज़ और टाउन्स है, 28 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में। ये जो मॉनिटरिंग है ये आपका देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मदद से, साथ ही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद से, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, नेशनल इन्वायरमेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है नागपुर, तो इन सब की मदद से जो है इस तरीके का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अब एयर क्वालिटी अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे एयर क्वालिटी की जो स्टैंडर्ड है इन द फॉर्म ऑफ हमारे यहाँ जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये 12 पैरामीटर में कहा गया है। तो 12 पैरामीटर में हर किसी का देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेजिंग टाइम जो है ये इतने सारे जो पॉल्यूटेंट है इन सब का यहाँ पे लिखा गया है और स्टैंडर्ड आप देख सकते हो इस तरीके से। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें तो WHO की जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है ना, हमारे देश में जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो इसको मीट नहीं करती है। सबसे बुरी बात यही है। साथ ही आप देखो ये थोड़ा डिफरेंट भी है, जो आज की डेट में अपडेटेड गाइडलाइंस WHO के द्वारा लाया गया है, इससे भी ये डिफरेंट है। तो फॉर इंस्टेंस क्या करना होगा कि हमारे यहाँ की जो ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी ये प्रोग्राम है, इसको एनुअल लिमिट रखना होगा 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर फॉर PM10 और 100 फॉर 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बढ़ाना होगा। WHO की जो यहाँ पे आपकी गाइडलाइंस है उस हिसाब से हमें भी अपना थोड़ा चेंज करना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी कैटेगराइज किया गया है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है और ये है। तो 0 से 50 है तो इसमें इट मीन्स कि गुड है और यहाँ पे मिनिमम इम्पैक्ट होगा, यानी कि हेल्थ इशू कम होंगे। 51 से 100 में आ जाता है तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है जो भी सेंसिटिव पीपल्स को। 100 से यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे मॉडरेट है, यानी कि ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है थोड़े बहुत जिनको लंग्स, अस्थमा और हार्ट डिजीज़ है। 200 से 300 हो गया तो पुअर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होगी जिनको यहाँ पे इस तरीके की डिजीज़ है। 300 से 400 वेरी पुअर आ जाता है, इट मीन्स कि रिस्पिरेटरी इलनेस है और बहुत लंबे समय तक अगर ये इलनेस है तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, सेवियर हो जाएगा 400 से 500 के बीच में और ये हेल्दी पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा और इससे सीरियस यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये ऐसा टूल है जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू एयर क्वालिटी डेटा को स्पेसिफाई किया जाता है और मेनली ये 6 कैटेगरी है, ठीक है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सेवियर, फाइन। अगर ईच ऑफ द पॉल्यूटेंट्स की बात करें PM10, PM 2.5, NO2, SO2 ये सब, तो ये असाइन किया गया हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स में। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे, उनके द्वारा डेवलप किया गया है एक न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सटेंड किया गया है एबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर वार्निंग सिस्टम जो है ये हमारा DSS के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है जो कि एक यूज़र फ्रेंडली टूल बन चुका है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा दिल्ली वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो फर्स्ट मीटिंग हुई है यहाँ पे नेशनल अपेक्स कमेटी का, वो भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एयर शेड अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को हम लोग डील कर सके। इसके तहत कहा गया कि जो पॉलिसी मेकर्स है वो यहाँ पे प्लान एक्शन बनाएंगे और जोग्राफिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, मेट्रोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन भी लाया गया है, इसको अभी 2022 में इसी साल इसको लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यहाँ पे टारगेट है कि जो लेवल है PM 2.5 और 10 का इसको कम करना है, ठीक है। और कितना कम करना है तो यहाँ पे 2024 तक 20-30% होना चाहिए और 2025 तक यहाँ पे 35 to 50% होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि बेटर तरीके से वैसे मेजर्स लेकर आना है जिससे कि हम लोग एयर पॉल्यूशन से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और टारगेट क्या है? टारगेट तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2024 तक यहाँ पे 20-30% तक रिडक्शन करना है। मिड टर्म 5 ईयर्स यहाँ पे एक्शन प्लान है जो कि स्टार्ट किया गया था 2019 से और इसका एज ए बेस ईयर मतलब 2019 को ये बेस ईयर माना गया था। ये बात किया जा रहा है अभी जो 2022 में क्लीन एयर मिशन है। तो
यहाँ पे बेस ईयर माना गया है 2019, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि एयर पॉल्यूशन कितना यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बेटर हो पाया है। अगर यहाँ पे NCAP की बात करें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, तो इसको 2019 में ही लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसमें भी कहा गया था कि जो कंसंट्रेशन है PM 2.5 का, उसको एटलीस्ट 20% कम करना है 2024 तक। साथ ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 132 सिटीज़ में, जो कि यहाँ पे कंफर्म नहीं की है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल है। तो रिसेंटली जो लीडेड पेट्रोल है वो इरेडिकेट किया गया है वर्ल्ड से एज अल्जीरिया, जो लास्ट कंट्री है जो कि इस तरीके के फ्यूल को यूज़ कर रही थी और एग्जॉस्ट कर चुकी है अपनी जितनी सप्लाईज़ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पार्टनरशिप लाया गया है क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल का, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये लाया गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस भी यहाँ पे मिलेगा, और जो लोकल चैलेंजेस वगैरह था उसको ओवरकम किया जाएगा, और साथ ही इन्वेस्ट किया जाएगा रिफाइनरी अपग्रेड में। तो इसमें क्या है कि एक इनिशिएटिव है जिसमें कि ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इस साल, और वो भी वर्ल्ड समिट के द्वारा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बाय UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लाया गया है। इसका एम है कि जो व्हीकुलर एयर पोल्यूशन है उसको कम करना, और ये कैसे हो पाएगा, तो क्लीनर जो फ्यूल है उसको प्रमोट करके, व्हीकल को यहाँ पे प्रमोट करके। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल और व्हीकल की बात करें तो ये ग्लोबल एलिमिनेशन के साथ काम करें, यानी कि जो लीडेड पेट्रोल है, यानी कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएटेड डिक्लाइन ऑफ सल्फर है, और यहाँ पे जो लीडेड पेट्रोल है जिससे कि सबसे ज़्यादा इमिशन होता है और इससे जो है आप देखते हो कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके तरफ यानी कि ग्लोबल एलिमिनेशन करना है। यहाँ पे सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट एरियाज़ में, तो ये चीज़ें कही गई है, ठीक है। लीडेड पेट्रोल के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि ये है आपका टेट्रा इथाइल लीड है, ऑर्गेनिक लीड है, ये आपका यूज़ किया जाता है पेट्रोल में, और इसको एडिटिव किया जाता है लीडेड पेट्रोल में, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब ये क्या है, कलरलेस लिक्विड है, जो कि एंटी नॉक प्रॉपर्टी है इसमें, और इससे क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग जो फ्यूल का होता है वो इम्प्रूव हो पाता है, जैसे कि अनलीडेड जो पेट्रोल है ना, उसके कंपैरिजन में आप देखोगे। हेल्थ इम्पैक्ट अगर हम लोग लीडेड पेट्रोल का देखें तो इससे देखिए जो लीड होता है टेट्रा इथाइल लीड है, ये काफ़ी टॉक्सिक इन नेचर है, और इसको स्किन, लंग्स वगैरह के और ट्रैक जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बहुत फास्ट तरीके से। तो ये आप लोग देख सकते हो। साथ ही ये कंटामिनेट भी करता है हमारे एयर, डस्ट, सॉइल, वाटर को, और यानी कि ये आप देख सकते हो कि थोड़ा हार्मफुल है, बट यही है कि यहाँ पे जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेटर होता है, इंजन की परफॉर्मेंस बेटर होता है। साथ ही अगर इसका एक्सपोजर हो जाए ना तो इससे हार्ट डिजीज़, कैंसर, स्ट्रोक ये सब भी पाया जाता है। ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग बहुत आप सुन रहे होंगे। एक्चुअली ऑक्टेन रेटिंग को यहाँ पे ऑक्टेन नंबर या 8 बोलते हैं, ऑक्टेन वैल्यू भी है। ये डिफाइन किया जाता है कि इस तरीके से परसेंटेज और वॉल्यूम फ्रैक्शन जो कि आइसो ऑक्टेन में, यानी कि यहाँ पे आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन जो है, इस फ्यूल को अगर मिक्सचर किया जाता है तो उसको हम लोग ऑक्टेन कहते हैं, जो कि नॉक वेयर नॉक इज़ इनिशिएटेड एट द सेम कंप्रेशन रेशियो एज इन द फ्यूल। सिंपल से कहने का मतलब है कि उस वॉल्यूम में यहाँ पे आपका इसको मिक्स करना जिसमें कि आपका आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन जो है वो फ्यूल में आपका मिक्स किया जाता है, और इस तरीके से जो रेटिंग यहाँ पे दिखती है उसको हम लोग ऑक्टेन रेटिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि फ्यूल की एबिलिटी देखा जाता है कि कितना अनवांटेड साउंड है। जब आप देखते हो कि यहाँ पे गाड़ी में, 4 व्हीलर में आप देखे होंगे समटाइम्स कि कुछ 4 व्हीलर में अगर पेट्रोल आप डलवाते हो तो अच्छे यहाँ पे क्वालिटी का पेट्रोल होता है, तो उसमें गाड़ी में आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। और वही अगर आप लोग थोड़ा इस तरीके का पानी मिला हुआ या फिर इस तरीके का जो थोड़ा होता है, या फिर CNG वगैरह में भी आप चलाओगे तो आपको दिखेगा कि गाड़ी में नॉइज़ होती है, तो नॉइज़ नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा इस ऑक्टेन रेटिंग से। डीजल फ्यूल के लिए क्या होता है, C10 नंबर होता है, ठीक है। ये आपका पेट्रोल के लिए होता है, यहाँ पे आपका डीजल के लिए, ये पेट्रोल नहीं, ये फ्यूल के लिए होता है ओवरऑल, और डीजल के लिए कहा गया कि C10 नंबर होता है, जो कि यहाँ पे देखा जाता है कि इग्निशन डिले प्रॉपर्टी कितना हो रहा है फ्यूल का, और हायर C10 नंबर मतलब कहने का मतलब है कि इग्निशन कम हो रहा है, तो यानी कि नॉकिंग वगैरह यहाँ पे कम होता है। यानी कि जो C10 नंबर है अगर ये ज़्यादा है तो इससे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे गाड़ियों में प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपका कम हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इथेनॉल वगैरह ऐड किया जा रहा है पेट्रोल में,
इससे क्या होगा कि हमारा जो है पॉल्यूशन तो कम होगा, साथ ही साथ हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पे जो इथेनॉल ऑक्टेन रेटिंग है ये आपका कितना होगा, तो 109 के अराउंड होगा, ठीक है। तो ये भी एक बेटर आप कह सकते हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग भी जो है हमारे देश में हो रही है, इससे भी हमारा जो इमिशन है वो भी डाउन होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या क्या काम किया जा रहा है, अभी न्यू क्या इंप्लीमेंट हुआ है, और ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होंगे। अगर हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कि PT 365 की सारी लेसन्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।